बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ऑन द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के प्रोटीन को किस तरह हम क्लासिफाई करते हैं। प्रोटीन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज़। पहली क्लासिफिकेशन इसकी है कि शेप और साइज़ पे के लिहाज से इसको क्लासिफाई किया जाता है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ की जाती है कि कौन कौन से फंक्शन कौन सी प्रोटीन परफॉर्म कर रही है, तो उस फंक्शन के लिहाज से। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है तो वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के कोई सा भी प्रोटीन की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी, एसिड्स के अंदर, एल्कलीज़ के अंदर सॉल्युबिलिटी और इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, कोगुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसके लिहाज से इनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज़ किस तरह क्लासिफाई होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज़ प्रोटीन को हम जो है तो दो उसमें ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहली हैं फाइब्रस प्रोटीन्स और दूसरी हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन क्या होती हैं? व्हेन द एक्सियल रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ मोर देन 10 इट इज़ कॉल्ड एज फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन ऐसी प्रोटीन को कहते हैं कि जिसकी लेंथ और विड्थ की जो रेशो है वो मोर देन 10 हो, या तो 10 हो या फिर मोर देन 10 हो, तो वो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। देखिए, लेंथ टू विड्थ की जो रेशो होती है उसका ये मतलब है कि लेंथ को डिवाइड कर दिया जाए ऑन विड्थ, यानी कि अगर कोई सा भी मॉलिक्यूल है और उसकी जो लेंथ है, लेट्स से कि वो 100 नैनोमीटर है और जो उसकी विड्थ है वो लेट्स से कि 10 नैनोमीटर है, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 10 आएगा। तो वो, या फिर अगर किसी की 200 लेंथ है और जो है तो 10 उसकी विड्थ है, तो इसका जो रेशो दोनों का आएगा वो 20 होगा, तो वो मोर देन 10 हो गया। तो जब मोर देन 10 हो गया तो वो फाइब्रस प्रोटीन हो गई। ये फाइब्रस आप जानते हैं हमेशा फाइब्रस जो है तो वो लफ्ज़ हमेशा ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है, रेशो की तरह बिल्कुल लंबे लंबे जो है तो कोई सा भी, जिस तरह के आप एक बाल देख लें, बाल जो है तो उसकी विड्थ बहुत कम होती है और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस टाइम लेंथ की रेशो बढ़ जाए, विड्थ की रेशो से 10 गुना तक बढ़ जाए या इससे ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। और हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी इसमें जो एग्जांपल है वो हमारे पास अल्फ़ा कैरेटीन है। अब कैरेटीन में दो टाइप्स हैं, एक अल्फ़ा कैरेटीन है, एक बीटा कैरेटीन है। अब अल्फ़ा कैरेटीन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन होती है, हमारे पास हेयर्स और नेल्स में प्रेजेंट होती है फ्रॉम हेयर्स एंड कोलेजन। नेक्स्ट हमारे पास कोलेजन जो है, ये कोलेजन ये एक अलग से प्रोटीन है और हमारे पास जो है तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है कोलेजन है। ये खुद बज़ाते खुद एक प्रोटीन है और ये भी फाइब्रस प्रोटीन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। व्हेन द एक्सियल रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ लेस देन 10 इट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जिस टाइम लेंथ और विड्थ की जो रेशियो है वो लेस देन 10 हो जाए तो उस टाइम वो क्या हो जाएगी? ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोब लाइक हो जाएगी। ग्लोब आप लोग जानते हैं कि कोई सा भी स्फेयर जो होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसको हम ग्लोब कहते हैं। तो जो जिसकी लेंथ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, तो वो एक मैसिव सा ग्लोब लाइक उसका लुक आएगा, तो इस वजह से इनको ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास मायोग्लोबिन आती है, हीमोग्लोबिन आती है और राइबोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम चूँकि प्रोटीन इन नेचर है तो इसलिए यहाँ पे इनको भी जिक्र किया गया है। मायोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन का लफ्ज़ है वो शो कर रहा है कि ये ग्लोबुलर है, और हीमोग्लोबिन के अंदर भी सेम यही है कि ग्लोबिन शो कर रहा है कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। मायोग्लोबिन आप लोग जानते हैं मसल प्रोटीन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन जो है तो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है ब्लड में, और राइबोन्यूक्लियस ये एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है हमारे पास न्यूक्लियस में होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स में जो रिएक्शन होते हैं उनको कैटेलाइज करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ जिस तरह हम क्लासिफाई करते हैं, जो पीछे दी गई क्लासिफिकेशन थी ये बहुत ऐसे मतलब
इनसफिशेंट है, इससे प्रोटीन को मतलब डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, जस्ट 2 टाइप्स हैं, उसमें सही से कवरेज नहीं मिलता सारी प्रोटीन्स को, तो इस वजह से फिर एक दूसरी क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। द सेकेंड वे ऑफ क्लासीफाइंग प्रोटीन मेक यूज़ ऑफ देयर फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ सच एज, फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कौन कौन सी प्रोटीन्स आ जाती हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन जो हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म में शामिल होते हैं, जिसमें क्या आ जाती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाती हैं इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज़्म, कि वो डिफेंस मैकेनिज़्म में शामिल होती हैं हमारे पास बैक्टीरियल किलिंग और ये सब किस्म के जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स, इन्वेडिंग फॉरेन पार्टिकल्स को रोकने के लिए जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, उनमें जो बनते हैं उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं और वो डिफेंस प्रोटीन होती हैं। सेकेंड पोजीशन पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में। प्रोटीन्स ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसमें इनका रोल होता है। रेस्पिरेटरी, अच्छा इसमें क्या आ जाते हैं, एक्टिन, मायोसिन और ये सारी किस्म की जो प्रोटीन्स हैं ये जो है तो इसके अंदर आ जाती हैं। रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स। हीमोग्लोबिन आप लोग जानते हैं कि ब्लड में लंग्स टू टिश्यू कैरी करता है। मायोग्लोबिन क्या करता है कि टिश्यू की जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड जो होता है उधर जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो मायोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसको फिर मसल के अंदर रिलीज़ करता है। तो मायोग्लोबिन जो है तो बहुत जो है तो ये भी एक प्रोटीन है, रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, लेकिन ये ख़ास मसल्स के लिए यूज़ होता है, मसल्स में यूज़ होता है। साइटोक्रोम्स आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी, वहाँ पे इनका रोल था, तो इस वजह से इनको रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स कहा गया, क्योंकि ये हमारे पास फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस में शामिल थी, जो कि हमारे पास रेस्पिरेशन का हिस्सा है, सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने में रोल होता है उनका। उसमें क्या जाती हैं, प्रोटीन्स ऑफ स्किन, कार्टिलेज एंड नेल। ठीक है, इसमें वही हमारे पास जो है तो कोलेजन और केराटिन और इस टाइप की प्रोटीन्स हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट टाइप है एंजाइम्स की। प्रोटीन एक्टिंग एज एंजाइम्स, इनका काम कैटालिसिस होता है कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करें। हार्मोन्स आ जाते हैं प्रोटीन एक्टिंग एज हार्मोन्स की, जो क्या करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं और हमारे पास एक हार्मोन के ज़रिए किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, अब ये क्लासिफिकेशन भी इनसफिशेंट थी, बहुत जनरल सी थी। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन है, बहुत ब्रॉड है, इसमें बहुत ज़्यादा सब ग्रुप्स हैं और बहुत अच्छे से जो है तो डिफरेंट प्रोटीन को हर ग्रुप में प्लेस किया गया है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है ये वाली क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, हाउएवर बोथ द अबव क्लासिफिकेशन स्कीम्स मे हैव ओवरलैपिंग फीचर्स, इन सब में ओवरलैपिंग फ़ीचर हैं कि जैसे आप लोग देख लें यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। इस तरह ये हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन, ये भी हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये पीछे ग्लोबुलर प्रोटीन जो है तो सब वो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये ओवरलैपिंग है इनकी। इसके अलावा ये जो नेल और उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है तो नेल और कार्टिलेज में और स्किन में जो यूज़ होती हैं, तो ये हमारे पास जो है तो वो हैं फाइब्रस प्रोटीन है। तो ये सारे के सारे जो है तो ये ओवरलैप करते हैं। एंजाइम्स भी हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आते हैं। तो ये जो पहली 2 क्लासेस हैं इन दोनों में ओवरलैपिंग है। Therefore, a third most acceptable scheme of classification of protein is adopted. इससे थर्ड क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया गया, बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिबिलिटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सॉलिबिलिटी के लिहाज से कि कौन कौन से सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो रही हैं कि नहीं हो रही, एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कोई भी हो सकती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी प्रोटीन की आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, किसी प्रोटीन की कोगुलेशन, किसी प्रोटीन का टेस्ट, किसी प्रोटीन का स्टेट, फ़िज़िकल स्टेट के वो मतलब एमॉर्फस है क्या है, इस किस्म की जितनी भी चीज़ें होती हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, उनके लिहाज से जो क्लासिफिकेशन है तो
वो यहाँ पे जो है तो की गई है। लेकिन मोस्टली इसमें जो देखा जाता है तो वो सॉलिबिलिटी को देखा जाता है, मोस्टली सॉलिबिलिटी को ही हम प्रेफर करते हैं इस क्लासिफिकेशन में। एंड आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट क्लासेस। अभी इसको फर्दर 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में क्या आ जाते हैं? सिंपल प्रोटीन में हमारे पास आ जाते हैं दीज आर प्रोटीन्स विच ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स। सिर्फ अमाइनो एसिड हमें देते हैं हाइड्रोलिसिस पर, तो इसी वजह से ये बिल्कुल सिंपल हुए क्योंकि ओनली एंड ओनली अमाइनो एसिड्स हमें मिल रहे हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है इसकी वो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। दीज आर प्रोटीन्स विच इन एडिशन टू अमाइनो एसिड कंटेन अ नॉन प्रोटीन ग्रुप कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं इनके साथ, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और वो प्रोटीन अपना फंक्शन तभी जो है तो परफॉर्म कर सकती है जब उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप लग जाए। तो प्रोटीन को प्रोस्थेटिक ग्रुप की ज़रूरत होती है जो कि ख़ुद नॉन प्रोटीन होता है। तो अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, पीछे सिंपल प्रोटीन के कंपैरिजन से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है क्योंकि इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप आ गया। अब थर्ड जो हमारे पास है वो है डिराइव्ड प्रोटीन। These are proteins formed from native protein by the action of heat, physical force और chemical force। कहते हैं कि नेटिव प्रोटीन से बनते हैं, यानी कि जो हमारे पास बॉडी में नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस नेटिव प्रोटीन के ऊपर अगर कोई एक्शन ऑफ हीट हो जाए, मतलब उसकी कोगुलेशन हो जाए या कोई फिज़िकल फोर्स आ जाए, फिज़िकल फोर्स में जैसे कोई पीएच का फैक्टर वगैरह आ जाए, जो है तो हमारे पास कोई रेडिएशन वगैरह आ जाए, और केमिकल फैक्टर्स आ जाएं, मतलब केमिकल फैक्टर में कोई रिएक्शन आ जाए, एंजाइम इसके ऊपर एक्ट कर जाए, कुछ और हमारे पास इसका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट बन जाए, तो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। अब सिंपल प्रोटीन्स को एलेबोरेटेड यहाँ पे किया गया है कि दीज आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सॉलिबिलिटीज़ एंड हीट कोगुलेशन। जो सिंपल प्रोटीन है वो डिपेंड करती है उसकी क्लासिफिकेशन ऑन सॉलिबिलिटी एंड हीट कोगुलेशन, कि वो कौन कौन सी चीज़ में डिज़ोल्व हो रही है और उसकी हीट के ऊपर कोगुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही। These properties depend on size and shape of the protein molecule। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमेशा डिपेंड करती हैं कि उस प्रोटीन का साइज़ कितना है, छोटी प्रोटीन है, बड़ी प्रोटीन है, कितने अमाइनो एसिड से बनी है, आया कि मतलब 60 अमाइनो एसिड हैं, आया कि 100 हैं, आया कि 200 हैं। शेप ऑफ द प्रोटीन फाइब्रस है कि ग्लोबुलर है, ये भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। मेजर सब क्लासेस ऑफ सिंपल प्रोटीन आर एज फॉलोज। इसकी जो सब क्लासेस हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोटामीन्स। ठीक है, प्रोटामीन्स में क्या होता है कि दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, इनके अमाइनो एसिड का नंबर भी कम होता है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, डाइल्यूट एसिड में भी डिज़ोल्व हो सकते हैं, वीक एसिड्स में, एंड अल्कलीज इसके साथ साथ जो है तो वीक अल्कलीज में भी, बेसिस में भी डिज़ोल्व हो सकते हैं, एंड डाइल्यूट अमोनियम एंड डाइल्यूट अमोनिया, यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया का अगर हम एक्वस सोल्यूशन बनाएं तो उसमें भी ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। एंड नॉन कोगुलेटेड बाय हीट, और हीट के ऊपर कोगुलेट नहीं होते। दे डू नॉट कंटेन सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन बट आर रिच इन आर्जिनिन। कहते हैं ये जितनी भी क्लासिफिकेशन है हमारे पास ये वाली, तो सॉलिबिलिटी की बेस वाली, इसमें हमेशा देखा जाता है कि कौन से टाइप ऑफ जो प्रोटीन है उसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, कौन सा ज़्यादा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है। तो ये वाली जो हमारे पास प्रोटामीन्स हैं इसमें हमारे पास मोस्टली अर्जिनिन होता है, और सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन नहीं होते। ये जो टाइप है, ये जो सब क्लास है प्रोटीन्स की, इसके अंदर टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और सिस्टीन नहीं होते। देयर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इज़ अराउंड 7.4। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होती है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इनकी बताई गई है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हमारे पास इस चीज़ को कहते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इस चीज़ को, अदरवाइज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी। देखिए, एक प्रोटीन जो होती है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स के अंदर हमारे पास एसिड ग्रुप भी होता है और हमारे पास अमीन ग्रुप भी होता है। दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अमीन ग्रुप चूँकि बेसिक होता है, अगर वो
एसिडिक इन्वायरमेंट में चला जाए तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और एज अ होल उस अमाइनो एसिड पर, उस प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो एसिड ग्रुप है, अगर उसको आप जानते हैं कि एसिड हमेशा प्रोटॉन रिलीज़ करता है, तो जब भी थोड़ा सा बेसिक माहौल आएगा तो उसमें क्या होगा कि वो एसिड ग्रुप जो है तो अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो एज अ होल प्रोटीन जो होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि यूजुअली जो है तो दोनों ग्रुप्स जो है तो अपने अपने चार्जेस को शो करते हैं, लेकिन ख़ास जो है तो पीएच के ऊपर ख़ास ग्रुप डोमिनेट होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि एसिडिक इन्वायरमेंट में अमोनिया ग्रुप जो है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और बेसिक इन्वायरमेंट में एसिड ग्रुप हमारे पास प्रोटॉन को रिलीज़ कर देगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास इनके चार्ज की बात। तो इस केसेस में हमारे पास कैटाइन बनेंगे, एनाइन बनेंगे। अब आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, ऐसे पीएच को बोलते हैं कि ये वो पीएच है जिस पर एक प्रोटीन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आए उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि बजाय इसके कि पीएच में कोई एक ग्रुप हमारे पास डोमिनेट करे, या तो एसिड ग्रुप डोमिनेट करे या अमीन ग्रुप डोमिनेट करे, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एक ऐसी पीएच होती है कि जिस पर दोनों ग्रुप इक्वल चार्ज शो करते हैं और एज अ जो है तो होल प्रोटीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसका नेट चार्ज 0 हो जाता है। इसलिए क्योंकि जितना चार्ज एसिड ग्रुप के ऊपर होता है उतना ही चार्ज अमीन ग्रुप के ऊपर होता है, जिसकी वजह से जो एज अ होल वो प्रोटीन या वो अमाइनो एसिड होता है वो हमारे पास जो है तो हमारे पास नो चार्ज कैरिंग हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है, और इस तरह वो इलेक्ट्रोफोरोसिस में भी वो सेपरेट नहीं हो सकता। ये एक अलग टेक्निक्स हैं, डिटेल में अगर जाएं हम इनके तो कहते हैं कि देयर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इज़ अराउंड 7.4 इनकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है, यानी कि ये 7.4 वो पीएच है जिसके ऊपर प्रोटामीन्स हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक हो जाते हैं, मतलब हमारे पास न्यूट्रल हो जाते हैं। इनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आता है ना नेगेटिव, ना कैटाइन बनता है ना एनाइन, या दोनों बनते भी हैं तो एक ही मॉलिक्यूल में दोनों इस तरह बनते हैं कि जो है तो एज अ होल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। एंड दे एग्जिस्ट एज अ बेसिक प्रोटीन इन द बॉडी, और जो हमारे पास हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पीएच है उसके ऊपर ये हमारे पास क्या एज अ बेसिक प्रोटीन हमारे पास एक्ट करते हैं, यानी कि यूजुअली ये बेसिक प्रोटीन्स में आते हैं हमारे पास। लेकिन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो है कि जिसमें ना ये बेसिक होते हैं ना ये एसिडिक होते हैं, बल्कि न्यूट्रल हो जाते हैं। दे कम्बाइन विद न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इनमें जो है तो हमारे पास ऐसे हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स जो कि क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन होते हैं। एग्जांपल्स में इनकी क्या आती है, एग्जांपल में आती है सालमीन, सार्डिनिन, क्रिप्निन हमारे पास आ जाती है, क्रिप्रेनिन आ जाती है हमारे पास, क्रिप्रेनिन ऑफ द फिश, ये फ़िश के अंदर मौजूद होती है, फ़िश के स्पर्म्स में मौजूद होती है, इंटेस्टिस में। स्पर्म्स के अंदर अक्सर औकात हमारे पास प्रोटीन्स और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो कि यूजुअली इनको नरिश करने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पर्म एक लिविंग सेल होता है और उसको नरिश करने के लिए हमारे पास ज़रूरत होती है उसकी, तो उसके लिए अक्सर औकात इनके अंदर फ्रक्टोज़ और मोनो जो है तो सैकेराइड्स मौजूद होते हैं इनके अंदर। उसके अलावा प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। तो जो प्रोटामीन्स होते हैं वो किप्रेनिन फ़िश है, किप्रेनिन ऑफ फ़िश जो है तो इसके स्पर्म्स में मौजूद होती हैं। जो प्रोटीन है उसका नाम किप्रेनिन है और ये फ़िश के स्पर्म्स में मौजूद होती है। हिस्टोन्स हमारे पास आ जाते हैं, सेकेंड इसकी क्लासिफिकेशन है। दीज आर बेसिक प्रोटीन्स, ये यूजुअली क्या है, बेसिक प्रोटीन है। इनके अंदर अमोनिया ग्रुप जो है तो अमीन ग्रुप डोमिनेटेड होता है, रिच इन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, इसके अंदर आर्जिनिन और हिस्टिडीन बहुत ज़्यादा होता है, विद अल्कलाइन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो जो है तो यही वजह है कि इसकी जो है तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है वो अल्कलाइन होती है, वो बेसिक होती है।
दे आर सोलेबल इन वाटर, ये पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, डाइल्यूट एसिड में भी, और इसके अलावा साल्ट सोल्यूशन, बट इनसोलेबल इन अमोनिया, और अमोनिया के सोल्यूशन में ये डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि ये अमोनिया में डिज़ोल्व नहीं हो सकता और प्रोटामीन अमोनिया में भी डिज़ोल्व हो सकते थे। दे डू नॉट रेडिली कोगुलेट ऑन हीटिंग, पीछे वाले भी कोगुलेट नहीं होते थे, ये भी कोगुलेट नहीं होते। दे फॉर्म कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स के साथ ये कॉन्जुगेट प्रोटीन बनाते हैं। कॉन्जुगेट प्रोटीन मतलब कि ऐसे प्रोटीन्स जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो हमारे पास डीएनए या आरएनए होगा। एंड प्रोफायरेंस, प्रोफायरेंस में भी हमारे पास मौजूद होते हैं, जहाँ कहीं भी प्रोफायरेन होती है तो उसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती है उसके स्ट्रक्चर में, तो वो हमारे पास हिस्टोन्स होती हैं। दे एक्ट एज अ रिप्रेसर ऑफ टेम्पलेट एक्टिविटी ऑफ डीएनए इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ये क्या करते हैं कि रिप्रेस करते हैं टेम्पलेट एक्टिविटी डीएनए की, जब आरएनए की सिंथेसिस हो रही होती है उस टाइम उसको रिप्रेस कर देते हैं। द प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ग्लोबिन इज एन एटिपिकल हिस्टोन having predominance of histidine and lysine instead of arginine। अब ये स्पेशल केस बताए गए हैं हमारे पास कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन है वो क्या होता है कि वो इससे एटिपिकल है, मतलब एक स्पेशल है, इससे डिफरेंट है, कॉमन नहीं है। मतलब कि उसके अंदर क्या होता है कि हिस्टोन उसके अंदर जो जितने भी हिस्टोन्स होते हैं तो उसके अंदर हिस्टिडीन भी होता है और लाइसिन भी होता है इंस्टेड ऑफ अर्जिनिन, अर्जिनिन के बजाय उसके अंदर ये दो अमीनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई है न्यूक्लियो हिस्टोन्स, क्रोमोसोमल न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये सारी इसकी एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एल्बुमिन्स, These are proteins which are soluble in water, पानी में डिज़ोल्व हो सकती हैं, and dilute salt solutions। अब यहाँ पे क्या आ गया कि ये ना एसिड में डिज़ोल्व हो सकती हैं, ना बेस में डिज़ोल्व हो सकती हैं, और ना अमोनिया में डिज़ोल्व हो सकती हैं, बल्कि डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन जितने भी न्यूट्रल साल्ट्स के सोल्यूशन होते हैं उनमें डिज़ोल्व हो सकते हैं। दे आर कोगुलेटेड बाई हीटिंग, पीछे दोनों कोगुलेट नहीं हो सकते थे, ये कोगुलेट हो सकते हैं। दे आर चेंज टू प्रोडक्ट्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जब चेंज हो जाते हैं किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तो क्या बन जाते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर बन जाते हैं। एंड आर चेंज टू प्रोडक्ट्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सोल्यूशन ऑफ साल्ट, और फिर साल्ट के सोल्यूशन में भी डिज़ोल्व नहीं हो सकते। द एल्बुमिन्स में बी प्रेसिपिटेटेड salted out of the solution by saturation with solution with ammonium sulfate, यानी कि अमोनियम सल्फेट की सेचुरेशन पर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं, यानी कि उस प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन मिक्सचर में अगर हम अमोनियम सल्फेट को डालें इसके सोल्यूशन को, तो उस वजह से वो उस प्रोटीन्स के पीपीटी बन जाते हैं और उन पीपीटी को फ़िल्टर किया जा सकता है। तो ये इनकी एक्सट्रैक्शन का भी एक तरीका आप कह सकते हैं, या फिर इनकी डिटेक्शन का भी एक तरीका कह सकते हैं, या फिर आप इनकी प्रेसिपिटेशन का भी एक तरीका कह सकते हैं इसको। एल्बुमिन्स हैव लो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ पीआई के शो करता है पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पीआई ऑफ 4.7 and therefore they are acidic proteins at the 7.4। चूँकि हमारी नॉर्मल जो हमारी बॉडी का पीएच होता है तो उसके ऊपर ये क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, तो इनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है वो 7 बहुत कम है, जो कि 7.4 है, यानी कि एसिडिक उसमें इन्वायरमेंट में ये हमारे पास न्यूट्रल रहती हैं ये प्रोटीन्स। दे आर जनरली डेफिशिएंट इन ग्लाइसिन, इन प्रोटीन्स के अंदर ग्लाइसिन बहुत कम होता है। एग्जांपल्स जो है तो इसकी प्लांट एल्बुमिन्स आ जाती हैं, लेग्यूमिलिन इन लेग्यूम्स आ जाती हैं, एंड ल्यूकोसिन इन सीरियल्स आ जाती है, यानी कि दालों के अंदर जितनी भी सीरियल्स दालों के अंदर ल्यूकोसिन प्रोटीन हमारे पास होती है जो कि एल्बुमिन होती है, एल्बुमिन की कैटेगरी में आती है। एनिमल सोर्सेज जो है तो इसके क्या हैं, ये प्लांट सोर्सेज थे, अब ये एनिमल सोर्सेज आ गया कि एल्बुमिन जो है तो एग के अंदर होता है, लेक्ट एल्बुमिन जो है तो मिल्क के अंदर होता है, तो ये दो सोर्सेज इसके एनिमल में हो गए।
इसके बाद एल्बुमिन के बाद हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन आ गई ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन्स में क्या होता है हमारे पास, ग्लोबुलिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट न्यूट्रल साल्ट सोल्यूशन। सारे पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते बट न्यूट्रल साल्ट सोल्यूशन में जितने भी हमारे पास साल्ट होते हैं जैसे कि NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, KCl या बाकी जितने भी नॉर्मल साल्ट न्यूट्रल साल्ट्स होते हैं उनमें डिज़ोल्व हो सकते हैं उनके सोल्यूशंस में। इनकी सॉलिबिलिटी फिर इस लिहाज से सबसे कम हो गई क्योंकि देखें ये सिर्फ जो है तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ न्यूट्रल साल्ट्स में डिज़ोल्व हो सकते हैं। दे आल्सो आर हीट कोगुलेट हो सकते हैं हीट पे। वेजिटेबल ग्लोबुलिन्स कोगुलेट रदर कम्प्लीटली। जो वेजिटेबल ग्लोबुलिन्स हैं वो कम्प्लीटली कोगुलेट नहीं होते। They are precipitated, salted out by half saturation with ammonium sulfate. अमोनियम सल्फेट की हाफ सेचुरेशन पर ये प्रेसिपिटेट आउट होते हैं और बाय फुल सेचुरेशन विद सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड की फुल सेचुरेशन के ऊपर ये डिज़ोल्व होते हैं, प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। ग्लोबुलिन्स बाइंड विद हीम के साथ बाइंड करते हैं तो क्या बन जाता है, हीमोपेक्सिन विद मेटल्स। ठीक है, मेटल के साथ भी ये वो कर सकते हैं, उनके हीम के अंदर जो मेटल होता है उसके साथ ये बाइंड करती हैं, सच एस ट्रांसफेरिन हमारे पास एग्जांपल इसके साथ बाइंड करती हैं, सिरोलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड करती हैं, एंड विद कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी ये बाइंड कर सकती हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल क्या जाती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर में, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, और ये बहुत में से डाइवर्स जो तो वर्ड है जो यूज़ होता है हमारे पास डिफेंस मैकेनिज़्म में बनने वाले जो तो बायोमोलिक्यूल्स के लिए। एग्जाम्पल इन एडिशन टू द अबव ओवोग्लोबुलिन इन एग्स। अब पीछे जो हमारे पास एल्बुमिन्स थे उसमें ओव एल्बुमिन था, अब यहाँ पे ग्लोबुलिन में ओवोग्लोबुलिन आ गया एग के अंदर, यानी कि एग के अंदर दोनों मौजूद होते हैं, एल्बुमिन्स भी मौजूद होते हैं, ग्लोबुलिन्स भी मौजूद होते हैं, और एल्बुमिन में ओव एल्बुमिन और ग्लोबुलिन में ओवोग्लोबुलिन, और लेक्टोग्लोबुलिन इन मिल्क, और उसी तरह जिस तरह पीछे लेक्ट एल्बुमिन था यहाँ पे लेक्टोग्लोबुलिन आ गया मिल्क के अंदर। लिग्यूमिन फ्रॉम लेग्यूम्स, जितने भी हमारे पास लेग्यूम्स होते हैं फली वाले जो है तो हमारे पास वेजिटेबल्स जैसे कि फली मटर वगैरह आ गया, या जिसमें ये मूंगफली आ गई, पीनट्स आ गए हमारे पास, या और जितने भी इस तरह के लेग्यूमिनेटेड हमारे पास जो है तो फूड मटेरियल होते हैं, उसके अंदर हमारे पास लेग्यूमिन जो है तो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन्स होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ग्लाइडेंस, जिसको हम प्रोलेमिन्स भी बोलते हैं, प्रोलेमिन्स। ठीक है, ग्लाइडेंस या प्रोलेमिन्स अल्कोहल सॉल्युबल प्लांट प्रोटीन्स हैं, मोस्टली प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर नहीं होते, अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में डिज़ोल्व होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं डिज़ोल्व हो सकते, और साल्ट सोल्यूशन साल्ट के सोल्यूशन में भी नहीं होते, एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, और एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी कि बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल जिसमें वाटर बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल प्योर 100% सोल्यूशन, मतलब 100% अल्कोहल जो होता है उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकती अनलेस कि उसमें वाटर को ऐड किया जाए, बट दे डिज़ोल्व इन 50 to 80% इथेनॉल। 50 to 80% इथेनॉल के सोल्यूशन में हमारे पास डिज़ोल्व होती हैं, यानी कि अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाएं जिसमें 50% अल्कोहल हो, इथेनॉल, और 50% वाटर हो तो उसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं, और इसी तरह 80% सोल्यूशन में भी डिज़ोल्व हो सकते हैं। दे आर वेरी रिच इन प्रोलीन्स, इनमें प्रोलीन्स बहुत कम होती हैं, बट पुअर इन लाइसिन, और इसमें प्रोलीन बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोलीन होता है, और जो है तो लाइसिन इनके अंदर बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ गई है हमारे पास ग्लूटेलिन्स की। दे आर प्लांट प्रोटीन्स, ये भी प्लांट प्रोटीन्स होती हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, पानी में डिज़ोल्व नहीं होती।